ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। वसतुल्लाह ख़ान आज छुट्टी पर हैं। हमारा आज का प्रोग्राम का जो बेशतर हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे पंजाब से एक गैंग अरेस्ट हुआ है। वो क्या काम करते रहे इतने अरसे में। बात है गुर्दों की ख़रीद व फ़रोख्त की। ये मामला आज का नहीं है, पुराना है, बार बार सर उठाता है, इस पर बात भी होती है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि हम इसकी रोकथाम नहीं कर पा रहे। कल निगरान वज़ीर आला पंजाब ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इस गैंग की कुछ तफसीलात बताईं। उनका एक शागिर्द है जो ऑपरेशन करता था, वो एक मोटर मैकेनिक है। ये डॉक्टर फवाद आज के दिन तक 5 दफ़ा पहले अरेस्ट हो चुका हुआ है और 5 दफ़ा अरेस्ट होके वो ये बाहर निकल आता है और फिर इसी तरह का काम दोबारा शुरू कर देता है। ये पूरा ग्रुप जो है 8 लोगों का, ये सारे के सारे अरेस्ट हो चुके हैं। 328 लोग जिनकी किडनियां निकली हैं या जिसको इन्होंने वर्गला के निकाली हैं या खरीदी हैं, सारा कुछ किया, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। जो इनका 30 लाख रेट था जो किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तानी कराता था, इनके बाहर के भी पेशेंट थे। ये मोटर मैकेनिक के और इस डॉक्टर के और सारे ग्रुप के बाहर के पेशेंट है, उससे 1 करोड़ रुपया लेते थे और 1 करोड़ रुपया लेके ये वो ऑपरेशन करते थे। ज़रार जी, इंसान मजबूरी में, गुर्बत में क्या क्या काम नहीं करता, और ये इशू हमने पहले भी कवर किया हुआ है। आपको ये हैरत हुई जब ये कल का ये इंकशाफ सामने आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी साल जनवरी में इसी तरह का एक केस आया था जब एक 14 साल के लड़के अब्दुल्ला वो गायब हो गया। पहले तो लोगों ने समझा कि वो कहीं अफगाह हो गया है ऐसे कुछ, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि उसको एक एजेंट, क्योंकि पूरी नेटवर्क है और सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बैनुल अक़वामी नेटवर्क है, ट्रांसप्लांट टूरिज्म इसको कहते हैं। इंटरनेशनली है, रेड मार्केट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि खून से भरी हुई है। तो वहाँ से किसी लोगों ने उनको अप्रोच किया और कहा कि जी अपना गुर्दा में बेचते हैं। लाहौर से रावलपिंडी गई और हालांकि ये लाखों या करोड़ों में बिकते हैं कभी कभी, उसको सिर्फ चंद हज़ार रुपए मिले। और ये सिर्फ एक कहानी है, इस तरह की हज़ारों कहानियाँ हैं। पाकिस्तान 2007 से पहले एक बहुत बड़ा मरकज़ बन गया था, मार्केट बन गया था ऐज़ों के ख़रीदो फरोख्त के लिए। फिर 2007 में एक ऑर्डिनेंस आती है, 2-3 साल बाद वो फिर पार्लियामान उसको पास करती है और कुछ वक्त के लिए ये बिज़नेस थोड़ा सा ठप हुआ था, लेकिन अब ये दोबारा उभर रहा है। अभी हमने निगरान वज़ीर आला के भी सुना कि कई बार इस बंदे को गिरफ्तार किया गया और फिर इसको रिलीज़ भी किया गया। तो जाहिर है कि जो चेन है उसके अंदर कई मसले मसाइल हैं। तो इस पर हम मज़ीद लेते हैं मालूमात, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हैरत हुई जब उन्होंने ये 328 का फिगर दिया तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये मतलब इट्स इन हंड्रेड्स, ठीक है ना, और ये वो बंदा है जो 5 दफ़ा पहले अरेस्ट हो चुका है। ये बार बार कैसे निकल जाता है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से FIA के डायरेक्टर सरफराज विर्क साहब। पुलिस सर्विस से आपका ताल्लुक़ है। ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ है इसमें पुलिस FIA ने मिलकर काफ़ी काम किया। और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर हैं अदनान भट्टी साहब। वो भी इन मामलात से बखूबी आगाह हैं, पहले भी क्या होता रहा है वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं शुरू करूँगा आपसे सरफराज साहब, थोड़ा सा ये बताएंगे कि ये कार्रवाई जो है ये CM साहब ने बताया कि पिछले 1-1.5 महीने से चल रही थी और ये एक टिप ऑफ था, एक समझें कि इंटेलिजेंस थी, प्राइवेट किसी शख्स ने बताया और फिर इनको वॉच किया जा रहा था। थोड़ा ये बताएं कि हाउ वर यू एबल टू नैब हिम वन मोर टाइम। क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा। सवाल ये था कि ये कार्रवाई आपने कैसे की, कैसे आपने इनको पकड़ा। ये बंदा बार बार स्लिप हो जाता है, इसके बड़े ताने बाने हैं, ये इसको इस दफा आपने पुलिस के साथ मिलकर कैसे पकड़ा? जी शुक्रिया। आपको मैं जरूर यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसमें जो मेन है एजेंसी वो कोहोटा है, जो ह्यूमन ट्रांसप्लांट ऑर्गन अथॉरिटी है हमारी। इसमें जो शिकायत आती है वो उनके पास ज़्यादा आती है, चूँकि ये इनके साथ इनको आइडिया जल्दी होता है। फिर ये शिकायत जब आती है तो ये हमारे साथ मिलकर, चूँकि FIA के शेड्यूल्ड डिफेंस में हमारे पास ये है, तो हम फिर फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं जब ये हमें रिपोर्ट भेजते हैं। ये जो बंदा है अभी डॉक्टर फवाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये टेक्सला से पकड़ा गया था लास्ट टाइम मार्च एंड में। तो उसके बाद ये मुसलसल जेल में था। अभी जब लाहौर पुलिस के पास आया तो इसमें शायद कोई इसने भागने की कोशिश की, जिसको इन्होंने दोबारा नैब किया
तो यहाँ पर मैं ये जरूर जिक्र करूंगा कि थोड़े सारे इश्यूज जो लॉ के हवाले से आते हैं, जिसमें कई दफा इनको बेल्स मिल जाती हैं, तो वो एक इशू है जिसकी वजह से इसको दोबारा बेल मिलती है और फिर इनको शय मिल जाती है, ये दोबारा मार्केट में आ जाते हैं। अच्छा, आपने होटा की चूंकि बात की तो हमारे साथ मौजूद हैं अदनान भट्टी साहब। अदनान साहब, ये बताइएगा कि ये जो फिगर बताया गया 328 का, ये इसका सोर्स क्या है? वो बंदे का अपना एक इकरार है या इतने ज्यादा केसेस हुए हैं? वेरी मच सर, ऐसा है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब इस हवाले से कल एक ब्रीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और ये जो स्टेटमेंट है ये इस मुजरिम ने पुलिस कस्टडी में दी है और जरूर इसने किए होंगे। ये पेशावर एक मुजरिम है और जब भी ये किसी मेडिकल ग्राउंड्स पर इसे बेल मिली है तो इसने हमेशा जो है ना ये बाहर निकल कर दोबारा यही कमिट किए हैं, ये जो गैर कानूनी इंसानी इब्तिदा की पेशेवरकारी। तो सबसे पहला रेड इसे 7 FIR इसके अगेंस्ट दर्ज हैं FIA के साथ और पंजाब पुलिस के साथ। हमने इसे काफी दफा पकड़ा है और इसने जरूर इतना नंबर बड़ा फिगर दिया है तो जरूर किए होंगे। अच्छा भट्टी साहब, एक तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये जो माफिया है ये ऑपरेट कैसे करता है, लेकिन पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आपके अंदाजे से इस तरह के कितने डॉक्टर होंगे, ये जो डॉक्टर फवाद मुख्तार हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इस तरह के कितने डॉक्टर होंगे जो इस तरह की इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे होंगे इस वक्त? सर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह FIA के ताउन से और पंजाब पुलिस के ताउन से हम काफी गैंग्स को बस कर चुके हैं जी। जो मेन गैंग्स थे पिंडी में उसको FIA ने बस किया है और जो लाहौर में थे, यहाँ पे बहावल नगर, चिश्तिया में, मुल्तान के एरिया में और लाहौर के सराउंडिंग्स में, पेरीफेज में, अब तो ये काफी हद तक जो है ना ये जुर्म, ये जो इलीगल ट्रांसप्लांट सर्टिफिकेट ये कम हो चुकी है और ये आज़ाद कश्मीर के मज़ाफ़ात में, इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में, प्राइवेट कोठियों में जाकर तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी काउंटर कर लिया है, कोशिश तो कर रहे हैं। अच्छा तस्तर, अब मुझे एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है कि लोग अपने गुर्दे या अपने ऐसे क्यों फ़रोख्त करते हैं तो हम जानते हैं। जो प्रोफाइल हमने देखी है कि ज़्यादातर मतलब 30-35 साल के होते हैं, उससे कम उम्र के भी होते हैं, अक्सर वो बॉन्डेड लेबर होते हैं, मतलब वो हैंड टू माउथ हैं, डे टू डे हैं, तो उनको पैसों की ज़रूरत है, उनको वर्गलाया जाता है। ये जो पूरी नेटवर्क है ये कैसे काम करती है? क्या लोग उनके पास जाते हैं, देखते हैं कि यार आपको ज़रूरत है तो आप हमारे साथ आएँ, ये काम कर लें, और फिर आगे इनके जो क्लाइंट हैं उनके साथ कैसे रब्ता किया जाता है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कभी अरब ममालिक से लोग आ रहे होते हैं या कहीं और से आ रहे होते हैं, तो ये जो इंटरनेशनल नेटवर्क है ये कैसे ऑपरेट करती है? अगर हम थोड़े से इसके ऊपर रोशनी डाल सकें। जी बिल्कुल सर, ऐसा है कि जो इसमें सबसे पहला एक सब एजेंट बनता है, मीन जिसने अपना गुर्दा दिया है वो फिर सब एजेंट बन जाता है उस डॉक्टर का या उस माफिया का। वो आगे से फिर अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने सराउंडिंग्स में, हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों को, जहाँ वो बट्टे पे काम करता है उस लेबर को वो कन्विंस करता है, लालच देता है कि आपको 2-4-5 लाख रुपए मिलेंगे, आए आपको जो है ना आप अपना किडनी सेल करें। तो ये इस तरह ये काम करते हैं। दूसरा जो है ये जो हम हेल्थ केयर कमीशन और लॉ एनफोर्समेंट के साथ इस पर काबू पा रहे हैं, ये जो डायलिसिस सेंटर हैं जी, वहाँ प्राइवेट डायलिसिस सेंटर जो बने हुए हैं पंजाब में, वो हजारों की तादाद में है। वहाँ पर जब जो पेशेंट आता है अपने डायलिसिस के लिए तो वहाँ पर बेसिकली ये एजेंट, ये माफिया जो है ना वो काम करता है और मरीज के लवाहिकीन को मिलकर उन्हें ये ड्यूटियाँ तसल्लियाँ देकर और इमोशनली ये ब्लैकमेल करके तो फिर ये जो है ना इस तरफ निकलता है। अच्छा तो ये तो बेचने वाले का आपने बताया ना, जो खरीदने वाले हैं जो ये गैर मुल्की हैं वो कैसे फिर लिंक में आते हैं? सर इस हवाले से देखें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे काफ़ी काम कर रही हैं और काफ़ी बंदे इन्होंने जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने काउंटर किए हुए हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस हवाले से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है ना वो बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पर सरफराज साहब अगर वो बता सकें, क्योंकि FIA से आपका ताल्लुक है, कि ये अगर इंटरनेशनल जो लिंक है इसका वो कैसे बनता है?
जी बिल्कुल, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। इसमें जो बता रहे हैं वैसे अदनान साहब, पहले तरीक़ेकार ये है कि जो डायलिसिस सेंटर में है ना, वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो पोटेंशियल बंदों को ढूंढ रहे होते हैं, जो कुछ पैसे वाले हैं, हाँ। और उनको वो तरगीब देते हैं कि जी आप हम आपका करा देते हैं, ट्रांसप्लांट करवा देते हैं और आपको इतने पैसे लगेंगे, जिसका आप रेट 30 लाख से लेकर 1 करोड़ के करीब करीब ये रेट है। उसमें वो पहले उसको करते हैं, फिर उसके बाद जो जैसे जो डोनर्स को ढूंढ रहा होता है एक बंदा जो, और फिर तीसरा जो उसका नेटवर्क जहां पर आता है वो है लैब्स। एक वहां पर कई दफा जो अफसोसनाक बात यह है, कुछ लैब्स इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि इवन झूठी रिपोर्ट्स इनको दे देती हैं कि आपके टिश्यू मैच कर गए हैं। और मैं यहाँ पर ये अपने नाज़रीन को आपको जरूर बताना चाहूंगा कि डॉक्टर इस जो किडनी ट्रांसप्लांट है, इसको बेसिक नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो इसको ऑपरेट करता है, और डॉक्टर जो फवाद है वो नेफ्रोलॉजिस्ट भी नहीं है, ये एक प्लास्टिक सर्जन है। और अफसोस की बात ये है, और ये इस धंधे में लगा हुआ था, तो इसमें एक डोनर को ढूंढ रहा होता है, एक बंदा पोटेंशियल जो बायर है, जो क्या नाम है जहां पर जो डायलिसिस सेंटर वाला है, तीसरा वो लैब्स इन्वॉल्व हैं, और चौथा डॉक्टर फवाद। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि डॉक्टर फवाद कहीं भी सामने नहीं आता था। ये इसने एक ऐसा गैंग बनाया हुआ था कि ये सब लोग सामने आते थे जो वो, और एंड पर वो कहते थे जी कि आपका जो है ना वो ऑपरेट डॉक्टर फवाद करेंगे, और डॉक्टर फवाद सिर्फ उसी दिन ही आता था। और ये भी आपको मतलब मजे की बात बताऊंगा कि लेटेस्ट जब अब FIA और पुलिस ने ये सारे एक्शन स्टार्ट किए हैं ना, तो इसमें अब इन्होंने पंजाब को छोड़ा है। अब ये जाकर कहीं ना कहीं आजाद कश्मीर में, जैसे अदनान साहब बता रहे थे, अब कोई आजाद कश्मीर में प्राइवेट जगह ले रहे हैं और वहां पर ये ऑपरेट करने का रहे हैं। तो एक ये गैंग जो है ना प्रॉपरली, ये इसको कह लें ऑर्गेनाइज्ड गैंग है ये सारा काम। जैसा कि आपने अभी वो पूछा था बाहर के हवाले से, तो ये इनके चूंकि लिंकेजेस जो है ना ज्यादा इशू है, कोई ना कोई बंदा जो जानने वाला है जिसने करवाया है और उसका कोई आगे लिंकेज है, और वो कहेगा कि उनके आपस में चूंकि कहीं ना कहीं डायलिसिस सेंटर में मिले होते हैं, कहीं ना कहीं उनको बाहर गए होते हैं, बाहर वाले यहाँ आए होते हैं, तो उन लिंकेजेस को ये इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारे पास वो बंदा तो आ ही नहीं रहा जिसका काम चल गया या जिसका ठीक रह गया। शिकायत तो तब आई जब उसको प्रॉब्लम आई, उसको जब टिश्यू सही मैच नहीं किए थे, वहां पर इशू आया और उसकी खुदा न खास्ता उसको प्रॉब्लम आई या डेथ हो गई, तब हमारे पास आते हैं, तब हमें पता चलता है। जैसे आपने ये सारी सुन रहे थे तकरीर, लेकिन बहुत सारे काम चल भी गए जिसका पता ही कोई नहीं है हमें, या वो आई नहीं शिकायत। वो कहते हैं ना कि जो हमें जो नजर आता है वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। अच्छा सरफराज साहब, अब ये तो हमने देखी है, और आप जाहिर है कि आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता ये बात, कि जब बॉर्डर क्रॉस होते हैं, किसी भी जुर्म को आप ले लें, मनशियात के कारोबार को ले लें, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ले लें, आप स्मगलिंग को ले लें, तो कोऑर्डिनेशन का एक बड़ा मसला आता है। और जो हम थोड़ा सा देख रहे थे, जो ग्लोबल ऑर्गन ट्रेड है, उसमें यही होता है कि कभी कभी एक मुल्क की एजेंसी दूसरे मुल्क की एजेंसी के साथ पूरी तरह कोऑपरेट नहीं कर रही होती। ये कितना बड़ा चैलेंज होता है, मतलब कि जो यहाँ पर, जैसे आपने किडनी सेंटर्स की बात की, आपने डायलिसिस सेंटर्स की बात की, वहां से कोई कंप्लेंट आया तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन जब ये इंटरनेशनल माफिया के लेवल पर आता है तो FIA के लिए कितना मुश्किल होता है कि बाकी ममालिक के साथ मतलब तावन किया जाता है, वो कितने कोऑपरेटिव होते हैं? जी उसमें ज्यादातर इसमें इश्यूज हमें जरूर आते हैं, लेकिन चूंकि FIA इंटरपोल के साथ मुसलसल राब्ते में फेडरल एजेंसी है, तो हमारी कोऑर्डिनेशन कंपैरेटिवली किसी भी एजेंसी जो पाकिस्तान की बाहर बेहतर है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, ओमान से अगर एक बंदा आया, उसने 2017 में करवाया, ओमान से आया, ओमान उसकी बाद में डेथ हो गई, और उसके जो लवाकीन है उन्होंने ओमान से हमें रिक्वेस्ट भेजी। अब जारी बात है, एक बंदा मुल्क से बाहर हो, उसके साथ कोऑर्डिनेशन के इश्यूज रहते हैं, उसकी एक एप्लीकेशन आई और हमने फिर ये सबसे पहले उसको 2017 में ये पकड़ा गया था। तो इश्यूज जरूर हैं, चैलेंजेस जरूर हैं, आउट ऑफ जो कंट्री लोग चले जाते हैं वापस, कई दफा जो उनके पास टाइम थोड़ा होता है, उनके किसी अपने अजीज को लेकर आए और वो कोई ऐसी मिसहैप हुआ, तो ये कोशिश करते हैं, ये इनका पूरे नेटवर्क में ये भी पार्ट है ना कि ये फटाफट डेड बॉडी को उसको करेंगे कि जी आप अपनी डेड बॉडी वापस ले जाएं, आपके खिलाफ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा। तो ये उनको भगाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने हमें वहां से जाकर एप्लीकेशन भेजी कि इस तरह हम आए थे, ये हमारा मसला बना, और फिर हमने पूरा रीट्रैक किया और फिर इनको गिरफ्तार किया। तो डेफिनेटली चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन चूंकि FIA के पास हमारा जो इंटरपोल से हमारा राब्ता होता है, डायरेक्ट है हमारा FIA का, तो हमें उस चैलेंजेस को कम से कम हम उसको डील कर लेते हैं। भट्टी साहब ये बताइएगा कि अभी जैसे हमने पहले बात की कि जो हमारे यहाँ कवानीन बनते गए हैं हालिया बरसों में,
और जैसे अभी सरफराज साहब ने भी कहा कि इन लोगों का फोकस जो है वो आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पे ये प्राइवेटली जाके लेकिन करते हैं। जहाँ क्रैकडाउन होगा आप वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह चले जाएंगे। बट उसकी एक बड़ी वजह ये है कि आज़ाद कश्मीर में शायद लॉ एप्लीकेबल नहीं है ये पाकिस्तान वाला, तो वहाँ पे उनको वो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर ये बता दें भट्टी साहब कि ये लॉ आज़ाद कश्मीर में अब तक क्यों नहीं आ सका, और जो हमारा मौजूदा लॉ है उसमें ये बार बार छूट कैसे जाता है। ये बंदा जो प्लास्टिक सर्जन है, उसने एक मोटर मैकेनिक रखा हुआ है, ये 5 दफ़ा कैसे जो है ऑफ टॉक हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम आई रिमेंबर ही वाज कॉट ऑन कैमरा, लाइक जब छापा पड़ा ना जी, मुझे वो ऑपरेशन कर रहा था जी। और फिर भी वो बंदा बाहर निकल जाता है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ये तो कानून ऐसे में है ना क्या खामी है। सर मैं अर्ज करता हूँ, ये लास्ट टाइम भी जब ये पकड़ा गया था, जब आपने कहा कॉटन कैमरा जी, तो ये तकरीबन 20 माह अंदर रहा था। ये मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर आया था, इसकी भी कैबेज हुआ था, जिसमें बाईपास हुआ था इसका। तो उस मेडिकल ग्राउंड्स पे इसको हाई कोर्ट ने बेल अवार्ड की थी। और अभी तक जो लॉ में हमें जो अमेंडमेंट हो रही है और प्रोसेस में इंशाल्लाह ताला जैसे ही प्रॉपर असेंबली फंक्शनल होगी तो वो इंशाल्लाह लॉ हमारा अमेंडमेंट हो जाएगा। उसमें ये है कि अभी तक ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। मीन जो कंप्लेनेंट है वो जो इनसे डॉक्टर से माफिया के साथ मिलकर बाद में सुलह कर लेता है, FIR पहले करवाता है, हमें कंप्लेंट देता है। लेकिन हमें एक चीज बड़ी रिसेंटली कुछ पिछले माह में मुझे और मेरे डायरेक्टर जनरल को FIA में देखने को मिली कि जो डायरेक्टर FIA पंजाब है सरफराज, उन्होंने जिस कंप्लेनेंट ने फवाद मुमताज से सुलहनामा किया और कोर्ट में बयान दे दिया जी ये मेरा मुल्ज़िम नहीं है, तो सरफराज साहब ने कहा इसके खिलाफ भी मैं कार्रवाई करूंगा। टाइम जाया किया इसने, जो है स्टेट को जो है वो रिट्रैक करने की कोशिश की और हमें भी जो है ना ये बाद में इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा ये कंप्लेनेंट जो है इसे डॉक्टर को। फिर उसके बाद ये इससे हम नॉन कंपाउंडेबल बनाने के लिए एक्ट में तरमीम जा चुकी हैं। जैसे प्रॉपर फंक्शनली जो है असेंबली फंक्शनल होगी तो इंशाल्लाह ये अमेंडमेंट। अच्छा, तो थोड़ा सा ब्रीफली अगर बता दें आज़ाद कश्मीर का कि वहाँ पे क्या है सिलसिला, वहाँ ये जो जा रहे हैं। वहाँ भी एक्चुअली में ऑफकोर्स जहाँ पर हेलो का पार्ट है और वहाँ पर फेडरल होटा का एक्ट एप्लीकेबल है। इस हवाले से जो फेडरल होटा की बॉडी है जो इस्लामाबाद की हदूद, इस्लामाबाद और गिरदनवाम में जो है वो जहाँ उनका लॉ एप्लीकेबल है तो वहाँ वो फंक्शनल है उनकी जो है। लेकिन वहाँ एक्चुअली में आज़ाद कश्मीर का एरिया है, चेक एंड बैलेंस कम है। फेडरल होटा के पास लॉजिस्टिक्स और मैन पावर की अभी विजिलेंस सेल वहाँ पर एक्टिव नहीं है, ना अभी तक बना है। अच्छा, तो इसलिए वो एक सेफ हेवन बन जाता है। अच्छा, अब देखिए एक बुनियादी मसला जो यहाँ पर है वो है डिमांड और सप्लाई का। ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आपको पता है पाकिस्तान में गुर्दे के अमराज कितने हैं, बहुत ज्यादा हैं, बल्कि पूरी दुनिया में है, और सप्लाई महदूद है। SIUT और डॉक्टर अदीब रिजवी दिहाइयों से उनके साथ रब्ता है और वो मतलब चिल्ला कर मेरे ख्याल है कि थक गए हैं कि या अल्लाह खुदा के वास्ते आप ऑर्गन डोनेशन की तरफ जाएं। और ये शायद अगर मुकम्मल हल नहीं है तो कुछ हद तक तो हल है। तो भट्टी साहब आपका भी तो इसमें बहुत एक्सपीरियंस रहा है यकीनन, क्या है हमारे में कि हम ऑर्गन डोनेट करने से कतराते हैं? सर इस हवाले से पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी एक ऑर्गन प्रोक्योरमेंट सेल जनरल हॉस्पिटल में एस्टैब्लिश कर चुकी है। उस हवाले से हमने जो एक मजहबी फैक्टर था, जो रिलीजियस फैक्टर आता था कि कुछ हमारी अवाम में कुछ हल्के में ये अंतर है, पाया जाता है कि जिस तरह मरेंगे वैसे ही उठाया जाएगा, जिसने आंख दिया जिसकी आंख नहीं होगी। तो ये जब हम सर्वे करते थे, हम पब्लिक में जाते थे, अवेयरनेस प्रोग्राम, वो यही बात करते हैं। तो इस हवाले से फिर हमने बादशाही मस्जिद के जो खतीब हैं, जो चेयरमैन हलाल कमेटी सैयद अब्दुल खबीर आजाद साहब से फतवा लिया, तमाम सेक्ट से जो है स्कॉलर से वो फतवा लिया और एक बुकलेट जारी की है कि बिल्कुल ये हलाल है और शरई इस्लामी कवानीन के मुताबिक है अपने अज़ा का अतिया कर देना। उस हवाले से हमने रजिस्ट्री ओपन कर दी है। हमारे मिनिस्टर हेल्थ जो हैं, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं, पंजाब होटा का तमाम दफ्तर और कुछ हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग हैं जो हमारे साथ इन्वॉल्व हैं इस एक्टिविटी में, इस
जो कर्व करने के लिए कुछ फायदा हुआ, कोई फर्क पड़ा है इससे भट्टी साहब? क्योंकि मुझे याद है कि डॉक्टर अदीब साहब ने भी यही एक्सरसाइज की थी, उन्होंने पूरा एक तो कोई इससे कोई वाज़ेह फर्क पड़ा है आपकी नजर में? जी, वाज़ेह फर्क ये पड़ा है कि हमारे पास जो है तकरीबन अभी रिसेंटली 500 के करीब डोनर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि हम अपनी पूरी बॉडी जो है, किसी ने कहा हम कॉर्निया, किसी ने कहा किडनी, हम जो है ना अपना डोनेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आखिर में सरफराज साहब आपसे बस ये सवाल, क्योंकि हमारे पास अब टाइम कम है, हमें ब्रेक पे जाना है, कि ये जो कार्रवाई हुई है, हमने देखा माजी में भी इस तरह की कार्रवाई हुई है, इस दफ़ा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डिफरेंट होगा कि ये बंदा फिर जो है आपके हाथों से ना निकल जाए और वही काम करे जिसका इसको शौक है? जी बिल्कुल, जैसे अदनान साहब ने कहा, बहुत सारे लोग गरीब आदमी हैं, उनके फैमिली मेंबर्स कई दफ़ा वो आकर ना वो ये उनसे डील कर लेते थे, और हमारे लिए ये प्रॉब्लम होती थी कि कोर्ट में जाकर वो बयान दे देते थे कि जी ये हमारा मुल्ज़म नहीं है, या हमारी इससे किसी सुलह हो गई है या ऐसी बात। तो हम इस पर खास तौर पर काम कर रहे हैं कि इन दरिंदों को, मैं तो उनको दरिंदा कहूँगा, और इन दरिंदों को कोई भी हम ऐसा लूपहोल ना इन्वेस्टिगेशन में छोड़ा जाए, और ना ही वो मैंने जब जैसे ये दान साहब बता रहे हैं, हमने फिर अपने कंप्लेनेंट से मिलना शुरू किया और उनको कहा जी कि आप इसमें बिल्कुल ये दरिंदे हैं, आज आपका नुकसान हुआ है, कल किसी और का नुकसान होगा, और आप पीछे हटेंगे तो हमें फिर जारी बात है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, चूंकि विक्टिम की फैमिली पीछे हो गई है, तो थोड़ा सा जज साहिबान जो रिलीफ दे देते थे। तो हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि इन लोगों की बेल ना हो, और यही हम इनको सजा मिले, और ताकि दूसरे जो लोग हैं जो इस किस्म के काम में मुलविस हैं वो इससे डरे रहें और इस काम में ना पड़े। बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें एक और शाज़ेब कि देखो, अब यहाँ पर जो एनेस्थेटिस्ट है वो कौन था? मोटर मैकेनिक जी, राइट। अब जिसके गुर्दे निकाले जा रहे हैं उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है ना किसी के सामने, उसको जैसे या फिर लाखों और करोड़ों में आगे बिकते हैं, उसको मुश्किल से लाख रुपए मिलते होंगे, कभी कभी तो मैंने देखा है 15-20 हज़ार में तनख्वाह देते हैं। वो पूरी जिंदगी के लिए क्रिपल्ड हो जाता है एक तरह से, वो मेहनत नहीं कर सकता, वो मुशक्कत नहीं कर सकता, हजार और बीमारियां होती हैं, तो वो जो पैसे उसको मिलते भी हैं ना, वो उसको फायदा नहीं मिलता। दूसरी बात ये है कि बिकॉज ये अंडर टेबल हो रहा है सब कुछ, ये ब्लैक में हो रहा है सब कुछ, तो अगर आपकी ऑपरेशन में कोई गलती हो गई, अगर आप रेसिपिएंट हैं, फर्ज करें आपको गुर्दा मिल रहा है, आप किसके पास जाओगे? आप क्या आप अपना इलाज कैसे कराओगे? अच्छा, अब ये जो मार्केट है, अगेन देखें, ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया लिंक्ड है, पूरी दुनिया रिलेटेड है, और पाकिस्तान एक सप्लाई का मुल्क है, एक सोर्स है, लेकिन वाहिद नहीं है। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं, ग्लोबल नेटवर्क है, हाँ, थोड़ा सा जूम आउट करके बात करते हैं। लेकिन यार मुझे तो ये चीज़ बड़ी हैरान कर रही है कि गुर्दा बेचने वाले की जो पैसे मिल रहे हैं वो तकरीबन उतने ही जितना आईफोन मिलता है आजकल यहाँ पे सर, मतलब 2 लाख से 5 लाख है ना सर। तो आप ये देख लें कि डेस्परेशन का क्या हाल है। हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके बात करेंगे इंटरनेशनल रैकेट जो है गुर्दे बेचने खरीदने का, वो कैसे काम करता है। वेलकम बैक। जहां डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, और जहां एक फरीक के पास पैसे हैं और दूसरे फरीक के पास को पैसे की ज़रूरत है, तो इस तरह का कारोबार चलेगा ही चलेगा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर साल 10,000 गुर्दे ब्लैक मार्केट पर ट्रेड होते हैं, उनकी खरीदो फरोख्त होती है, जिसका मतलब है कि हर घंटे में एक इलीगल ट्रांसप्लांट हो रहा होता है। ये शो शुरू हुआ है 11 बजे, ख़त्म होगा 12 बजे। इसके दौरान एक इलीगल ट्रांसप्लांट कहीं ना कहीं दुनिया में हो रही होगी। मसला क्या है? हर साल दुनिया में लाख लोग वेटिंग लिस्ट पर ऐड किए जाते हैं फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और उनमें से आधे से जायद ट्रांसप्लांट के इंतजार करते करते ही दम तोड़ जाते हैं। ठीक है, कोई नहीं चाहेगा कि उनका कोई लव्ड वन इस तरह मरे। तो और क्योंकि लीगली आपके पास सप्लाई नहीं है, दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है जिसमें एज़ो की खरीदो फरोख्त कानूनी है, वो है ईरान। लेकिन वहाँ पर एक शिक ये है कि वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। अगर आप ईरानी शहरी हैं, मैं ईरानी शहरी हूँ, आप मुझे बेच सकते हैं, आप किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकते, ना ही आप किसी थर्ड पार्टी से ख़रीद सकते हैं। तो वहाँ पर ईरान में आप देखेंगे कि इलीगल ट्रांसप्लांट का सिलसिला ना होने के बराबर है। अच्छा, अब अगर हम वेस्ट की बात करें, क्योंकि
जनूबी अमेरिका से जो ऑर्गन थेफ्ट होती है या परचेज होती है, उसकी डेस्टिनेशन कंट्रीज होती हैं अमेरिका या कनाडा या फिर यूके भी। कनाडा में आपको एक गुर्दे के लिए तकरीबन 4 से 7 साल इंतजार करना पड़ता है वेटिंग लिस्ट पर। अमेरिका में भी तकरीबन 4 से 5 साल और यूके में कहा जाता है 2 से 3 साल, लेकिन कभी कभी हमने ये केसेस भी देखे हैं जो 8-9 साल वेट कर रहे होते हैं और कोई इतना नहीं करता। इसीलिए अगर आप अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितनी मतलब वैल्यू है इस पूरी बिजनेस की, लेकिन कुछ अंदाजों के मुताबिक तकरीबन $1.7 बिलियन सालाना की ये का रैकेट है। और जब इतने पैसे होते हैं ना रैकेट में, तो फिर आपको पता है क्या होता है। अक्सर जो इसकी जो एडवर्टाइजिंग होती है वो बड़ी लेजिटिमेट होती है। कभी कभी आपको कहा जाता होगा कि जी एक बड़ी अच्छी जॉब ऑफर है हमारे पास, आप हमारे यहाँ आ जाएं। कभी कभी लोगों को इमोशंस को अपील किया जाता है। बांग्लादेश में हमने इस तरह के बड़े केसेस देखे हैं कि जी ये आप मतलब एक इंसानियत के लिए आप कर रहे हैं, असल में वो कवर होते हैं फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अच्छा, हमने पाकिस्तान की तो बात की, लेकिन अगर हम सिर्फ जनूबी एशिया को देखें एक सेकंड के लिए, तो एक बहुत बड़ा मरकज सप्लाई या मैं कहूँगा आती है नेपाल से। अच्छा, अब नेपाल का क्योंकि एक लैंड बॉर्डर है भारत के साथ, आमदोरफ्त भी काफ़ी होती है, तो हमने ये देखा है कि जब भी भारत में गुर्दों की डिमांड बढ़ती है तो नेपाल में ये गैंग्स एक्टिव हो जाते हैं। बल्कि नेपाल में एक जगह है कावरे डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं इसको सही कहना होगा, ये है बस्ती नेपाल में, उस जगह को ही कहते हैं किडनी वैली। और वहाँ पर एक गांव है जमदी विलेज, और उसमें ये काफ़ी रिसर्च वहाँ पे की गई। उस गांव के हर घर में कम से कम एक फर्द ने अपने गुर्दा आगे बेचा हुआ है। और होता क्या है कि इनको बताया जाता है कि जी आप आए, इंडिया आए, हम आपको जॉब भी देंगे, हम आपको पैसे भी देंगे। एक दफ़ा वहाँ पहुँचते हैं क्या पता लगता है कि यार जॉब तो नहीं है, लेकिन अगर तुम अपना गुर्दा बेच दो, और फिर आफ्टर द सर्जरी उनको वापस भेजा जाता है। उनकी जो जितनी भी बची हुई ज़िंदगी होती है वो काफ़ी मुश्किल में होती है, क्योंकि ये कसाईयों वाला काम है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो आपकी स्टिचिंग भी अच्छी तरह से कहेंगे, आप एक कमोडिटी हो, आप एक इंसान नहीं हो। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ निकाल दी तो उसके बाद आप जिंदा रहें, आप मरें, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। जिस तरह का ये विलेज आप बता रहे हैं ना नेपाल में, इस तरह आपको पता है पाकिस्तान में कौन सा है? उसकी रेपुटेशन बिल्कुल ऐसी है। गुजरात में सरगोदा में कोट मोमेंट, वहाँ पे हर दूसरा बंदा आप गए हैं वहाँ पे? हाँ, हर दूसरा बंदा आपको मिलेगा कि उसका एक गुर्दा जो है। बल्कि मुझे याद है शाहजेब आप ही बता रहे थे कि आप एक शख्स से वहाँ पे मिले थे जिसके कोई 8-9 बच्चे थे और उसने अपना गुर्दा बेचा था। तो अपना बेचा था, फिर उसने बीवी का बेच। फिर जब मैंने कहा कि अब क्या करोगे कर्ज उतारने के लिए, तो उसने कहा ये जो बच्चा मेरा एल्डेस्ट है ना, ये बस थोड़ा सा गभरू हो जाए तो फिर मुझे इसका गुर्दा निकालना है। मतलब खेत तैयार कर रहा है। अच्छा, कर्ज एक बहुत बड़ी वजह है। यहाँ पर पाकिस्तान में आपको पता है कि बॉन्डेड लेबर, ये जो ईंट के भट्टों पर किस तरह लोगों को एक तरह से गुलामी में रखा जाता है, क्योंकि ये है मॉडर्न स्लेवरी। बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी क्या? ग्रामीण बैंक जी। और ग्रामीण बैंक की खासियत क्या थी? माइक्रो फाइनेंस लोन्स, नोबेल प्राइजें भी मिली और यकीनन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। लेकिन उसकी एक डार्क साइड भी है जो हमने यहाँ पर पाकिस्तान में थरपारकर में भी देखी है कि आप कर्जा लेते हैं, आपने बिजनेस शुरू करनी है, आपसे शायद कर्जा नहीं अदा किया जाता, तो फिर कलेक्शन एजेंट आते हैं, वो आपको जलील करते हैं, आपको हरास करते हैं। जैसे ये नैनो लोन्स वाला जो सिलसिला नहीं चल रहा था यहाँ पर एप्स पर, ये वही बिजनेस है लेकिन यहाँ पर अब ऐप पे हो रही है। फिर लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो जाकर अपने गुर्दे बेचें। अच्छा, बांग्लादेश में भी आप देखते हैं कि क्रॉस बॉर्डर काफ़ी ट्रैफिक होती है टू इंडिया, और वहाँ पर भी आप देखते हैं कि जो जिन लोगों के पास दौलत है, चाहे वो मिडिल ईस्ट से हो या वो कहीं और से भी हो, क्योंकि गुर्दों की तो कोई नस्ल नहीं है ना जी, तो वो वहाँ पर आके करते हैं। और ये जो अभी जैसे हमें अभी विर्क साहब बता रहे थे, अक्सर जो एजेंट बनते हैं वो वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने गुर्दे बेचे होते हैं। वो इंस्पायर करते हैं, कॉन्फिडेंस, वो लोग कि मुझे देखो, हाँ, और मुझे देखो पैसे आ गए, बिल्कुल सही हूँ, मेरे मामला ठीक हो गए, मेरे मामला ठीक हो गए, तुम्हारे मामला भी ये ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अगेन अगर जनूबी एशिया से हम निकल कर थोड़ा सा आगे देखें तो नाइजीरिया में मेरा ख्याल है कि 1-2 साल पहले की ही बात है कि एक नाइजीरिया के बड़े सीनियर सियासतदान और उनकी अहलिया को यूके में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन कराकर एक बंदे को वहां पर लाए, उसको पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, और उसको बेहोश करके
उसका गुर्दा निकाल दिया। अब ये पकड़े गए क्योंकि ये थे यूके में, और जब उस बंदे से पूछा गया कि क्या आप इसी काम के लिए आए थे, उसने कहा कि नहीं, मेरा तो ख्याल था कि मुझे नौकरी देंगे यहाँ पर और इन्होंने मेरे साथ ये कर दिया। अच्छा, वो बंदा रह गया यूके में असाइलम लेके, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे घर वालों को डराया और धमकाया जा रहा है कि तुम इस बंदे को कहो कि केस वापस ले, क्योंकि ये बड़े पहुंच और असर वाले लोग हैं, तो ये मेरे ऊपर ये करेंगे। अच्छा, मिडिल ईस्ट में, क्योंकि अब आप शाम में खाना जंगी हुई, लिबिया में खाना जंगी हुई, लेबनान में भी हालात, और आपको पता है मुआशी हालात ख़राब हैं और रेफ्यूजी कैंप्स हैं, अब वो भी एक बहुत बड़ा गढ़ बन गया है। बाकायदा एजेंट्स जाते हैं वहाँ पर, और देखें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लेबर, फोर्स्ड लेबर और सेक्सुअल ट्रैफिकिंग अपनी जगह, अब वो वहाँ जाते हैं लोगों को लोकेट करना कि आपसे हम ये गुर्दे हम आपके खरीदेंगे। तो आप देखते हैं फिर भी कोई ना कोई मुश्किल आती है या जहाँ पर भी कोई ना कोई क्राइसिस आता है, तो फिर इस तरह के दरिंदे और इस तरह के वल्चर्स वहाँ पहुँचते हैं उसका फ़ायदा उठाने। और ये तो मेरा ख्याल है कि जितने सदियों से इंसान दुनिया पर हैं, ये सिलसिला चलता रहे। अच्छा, अब अगर हम बात करें सॉल्यूशंस के बारे में, तो एक तो है कि ऑर्गन डोनर्स की जो तादाद है दुनिया भर में उसको बढ़ाया जाए। बहुत मुख्तलिफ तरीके हैं इसके, जैसे अभी भट्टी साहब भी हमें बता रहे थे, तो मैं आपको बता सकता हूँ जो जर्मनी ने जो किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर तो ऑप्शनल होता है ना कि क्या आप ऑर्गन डोनर बनना चाह रहे हैं, वहां वो अज्यूम ही करते हैं कि आप ऑर्गन डोनर हैं, अनलेस कि आप जाकर गवर्नमेंट को एक दरखास्त दें कि नहीं जी मैं ऑर्गन डोनर नहीं बनना चाहता। यू कैन ऑप्ट आउट, यू कैन ऑप्ट आउट, लेकिन वैसे आप इन हैं। लेकिन जरा मैं आपको बताऊं, आई एम श्योर कि आपके पास भी कार्ड है SIUT का, मेरे पास भी है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इफ आई एंड अप इन दैट सिचुएशन कि आपके जो फैमिली वाले हैं ना वो आपकी विशेस को ऑनर करेंगे या नहीं करेंगे। और ये वही मसला है रवैये का जो हम पहले भी सुन रहे थे कि हमारे यहाँ नहीं, ये तो हमारे यहाँ तो है, इस पर तो हमने बहुत बात की है। एक आखिरी चीज जो मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, जिससे थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण आती है कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन में अब बहुत काम हो रहा है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन से मुराद ये है कि जानवरों के एज़ों को लेकर उनको थोड़ा सा ट्रीट करके टिश्यू रिजेक्शन उनको इस्तेमाल किया जाए। और अभी एक और चीज़ है जो अभी शायद कई साल या दहाइयाँ लगेंगी इसको प्रॉपर होने में, 3D प्रिंटर से भी एज प्रिंट किए जा रहे हैं। एंड इनफैक्ट ह्यूमन क्लोनिंग अब इस लेवल तक पहुंच गई है कि आने वाले सालों में आपके पास शायद ये ऑप्शन भी होगी कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो आप उसके स्टेम सेल्स रख लें और एक बैंक में डाल दें, सेल बैंक में, ताकि गोइंग फॉरवर्ड अगर उसको किसी ऐसे की ज़रूरत पड़े तो वो अपने स्टेम सेल से ही वो लैब में ग्रो कर सकेंगे। लेकिन जाहिर है कि अभी इस वक्त ये अभी आगे की बात है, ये अभी आगे की बात है, इस पे काम हो रहा है, लेकिन ये होगा एक बहुत महंगा काम। और लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इस वक्त जो आप कर सकते हैं अपने आज़ाद डोनेट करने के लिए, जैसे ज़रा ने भी कहा, अदीब रिजवी साहब पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी इस मामले को प्रमोट करने के लिए, लेकिन हम भी एक ढीठ कौम है, अपने रवैये बदलने के लिए तैयार नहीं होते और तभी फिर ये इलीगल इलिसिट ट्रेड जो है ये आगे बढ़ता है। इस मौजू को हम यहीं पे छोड़ते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे सवात में अगर लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं। वेलकम बैक। इस मुल्क में इतना कुछ होता है कि हम पिछले साल की बातें भी कभी कभी भूल जाते हैं, तो कभी कभी याद कराना पड़ता है कि एक वक्त था जब वादी स्वात पर तालिबान का राज था, फिर एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, बहुत मुश्किल से उनको निकाला गया, स्वात के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी और अफवाज पाकिस्तान ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी। तालिबान तो चले गए, लेकिन कभी कभी लगता है कि वे उनकी सोच अभी भी मौजूद है। इतवार के रोज़ चार बाग में, स्वात के इलाके चार बाग में एक क्रिकेट मैच होना था दो मुकामी गर्ल्स टीम्स के बीच। कोई मसला नहीं था। अयाज नाइक साहब जो हैं जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था वो बताते हैं कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एकदम कुछ लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसा तो नहीं हो सकता, इससे तो फहाशी फैलेगी और हमारा मुआशरा गुमराह हो जाएगा, या जो भी इस तरह की बातें की जाती हैं। हुआ क्या है और उसके बाद क्या हुआ है, अब इस क्रिकेट मैच की क्या पोजीशन है, हमने ये सवाल पूछा हमारे स्वात के नुमाइंदे मुराद अली साहब से। सुनिए। जी बहुत शुक्रिया। ज़रार साहब, ऐसा है कि स्वात में एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं,
आयशा अयाज, जिन्होंने ताइक्वांडो में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी जीता है। और अब वो चाहती है कि स्वात पे ख़वातीन में ख़ुसूसन बहुत टैलेंट मौजूद है, और वो चाहती है कि ताइक्वांडो के अलावा अब स्वात की जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, वो क्रिकेट में भी अपना जो टैलेंट है वो सामने लाएं। और जिस तरह स्वात के बेस्टर खिलाड़ी जो है वो क्रिकेट के मैदान में या दीगर स्पोर्ट्स मुकाबलों में जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस तरह अब आयशा अयाज चाहती है कि मैंने ताइक्वांडो में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और स्वात की जो खवातीन खिलाड़ी हैं वो अब पाकिस्तान के लिए खेलेगी, और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान के लिए जीतेगी। तो ये ख्वाब जो है उन्होंने देखा है आयशा अयाज ने, और अब वो चाहती है कि वो क्रिकेट के मैदान में भी खिलाड़ी जो है वो उसको सामने लाए। तो इस हवाले से आयशा अयाज ने जो है स्वात में ताइक्वांडो खिलाड़ियों के अलावा जो क्रिकेट की खिलाड़ी है उनके लिए भी एकेडमी खोली है। और आयशा अयाज का जो वालिद है, उनका कोच है, वो भी क्रिकेट का खुद एक खिलाड़ी है, और वो जो है इन आयशा अयाज को सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले हमारी बात अयाज से हुई, तो उनका कहना है कि हमारे एकेडमी में तकरीबन 50 जो खवातीन खिलाड़ी है वो रजिस्टर है, और हमने जो गुज़श्ता रोज़ एक मैच रखा था, प्रैक्टिस मैच, ताकि इन खवातीन के दरमियान एक प्रैक्टिस मैच खेला जाए, ताकि जो टैलेंट है वो सामने लाया जाए। तो इस हवाले से उन्होंने अयाज के मुताबिक हमने जो तहसील चारबाग का ग्राउंड है उसका इंतखाब किया और वहाँ पर एक मैच रखा, लेकिन बदकिस्मती से उनके मुताबिक हम सुबह सवेरे जो है ग्राउंड पहुँचे ख़वातीन खिलाड़ियों के साथ, तो वहाँ पर हमसे पहले बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। सोशल मीडिया से वो उसको खबर चला था कि यहाँ पर ख़वातीन खिलाड़ियों का मैच खेला जा रहा है, तो बड़ी तादाद में जो है लोग जमा हुए थे, और वहाँ पर जो फिर बाद में जो है असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो पहुंचा और साथ में पुलिस पहुंची। तो अयाज नाइक के मुताबिक के हमसे पूछा गया कि ये मैच किसने इस मैच का इनेकाद किया है, तो उसने कहा कि मैंने, पर उसने कहा कि ये मैच अब यहाँ पर नहीं खेला जा सकते। तो आयशा अयाज फिर सामने आए और वो उनको काफ़ी दुख हुआ कि क्यों हमने इतना मेहनत किया है, प्रैक्टिस किया है, ख़वातीन खिलाड़ियों जो है वो सामने लेकर आए हैं और आज उनका प्रैक्टिस मैच है, तो इस पर पाबंदी किए हुए, तो उसको काफ़ी दुख हुई। और साथ में जो खिलाड़ी जो एक टीम जो था गुलकद्दा था और दूसरा कांजू के मुख्तलिफ इलाकों के ख़वातीन खिलाड़ी इसमें शरीक थे और इसका एक प्रैक्टिस मैच होने वाला था, लेकिन बदकिस्मती से वो मैच नहीं खेला जा सका। और वहाँ पर कुछ लोग जमा हुए, जमीयत उलमा इस्लाम के लोग भी थे और उन्होंने बाकायदा इस मैच को रोका। और वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि इस इलाके में जो है हालात ठीक नहीं है, इसलिए हम इस किस्म एक्टिविटी को जो है इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन जब हमारी बात फिर इंतज़ामिया के साथ हुई, कमिश्नर मलाकंड डिवीज़न साकिब रज़ा साहब से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हमने बाकायदा इनको बुलाया है और 2 दिन के अंदर हम दोबारा इस मैच को जो है खेलने की इजाज़त देंगे। और इस तरह हम चाहते हैं कि पुरअमन माहौल में जो है ये क्रिकेट जो है इसको खेला जा सके और न सिर्फ खिलाड़ियों क्योंकि जो अंदर टैलेंट है वो सामने आ सके, बल्कि जो दीगर ख़वातीन खिलाड़ी वो चाहते हैं कि क्रिकेट के मैदान में आए और पाकिस्तान के लिए खेलें और अपना टैलेंट सामने लाएं। तो उसके लिए भी हम जो है कोशिश की है। और DC साकिब कमिश्नर मलाकंड डिवीज़न जो है साकिब रज़ा साहब, उनका कहने के मुताबिक के आइंदा 2 दिन में हम दोबारा इस मैच का इनेकाद करेंगे। जी अच्छा, अब देखते हैं कि मैच होता है या नहीं होता। अच्छा, मुख्तलिफ इतलात ये भी आ रही हैं कि स्वात के कुछ और शहरों और टाउन्स में भी इस तरह के इवेंट्स को कैंसिल किया जा रहा है। हम इस वक्त इनकी तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन मुझे याद आता है शाहजेब के पिछले साल 2022 में तकरीबन इसी तरह का एक केस आया था गिलगित बल्तिस्तान में। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में एक 3 डे विमेंस स्पोर्टिंग गाला होना था। जब लोगों ने सुना विमेंस स्पोर्टिंग गाला, ये कैसे हो सकता है यार, तो मतलब अजाब आ जाएगा, जलजले आ जाएंगे, पता नहीं दुनिया तबाह हो जाएगी। तो वहाँ पर वही हुए, निकले हमारे सारे भाई और मुजाहरे किए कि ये नामंजूर। लेकिन वहाँ पर इंतज़ामिया ने अक्लमंदी से काम किया। एक तो उन्होंने सारे उलेमा को बिठाया और कहा कि सर, उलेमा और अमायदीन जी यही रुकावट जी हमेशा इनको सबसे ज़्यादा हाँ वो ये भी इस पर भी हम मज़ीद बात कर सकते हैं, करेंगे। तो उनको सबको बिठाया, उन्होंने कहा कि यार आपको मसला क्या है? उसने कहा कि जी यहाँ पे गैर इस्लामी हरकतें होंगी। उन्होंने कहा कौन सी?
तो उनको दिखाया कि यार यहाँ पर स्टॉल्स होंगे, यहाँ पर एक मर्द, मतलब कि वो जो फोटो ऑप नहीं होती कि चीफ सेक्रेटरी पहुंच गए अपनी तस्वीर खिंचाने का, कि ये भी नहीं होगा। तो घूम फिर कर इवेंट हुआ, सिर्फ इवेंट का नाम चेंज कर दिया विमेंस स्पोर्ट्स गाला से टू विमेंस मीना बाजार। जबरदस्त ये काम किया था वहां के जो उस वक्त के जो चीफ सेक्रेटरी थे ना, वानी साहब। जी वानी साहब, मोहिउद्दीन अहमद नहीं, हाँ। और आपको याद होगा कि जब एक गर्ल्स स्कूल को वहां पर आग भी लगाई गई थी तो 3 दिन में जवान ने उसको दोबारा रिफर्बिश। से बहुत फर्क पड़ता है, नहीं बहुत फर्क पड़ता है। और गिलगित बल्तिस्तान के जो उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर भी थे, उन्होंने भी इसमें अपना रोल प्ले किया था। इंटरेस्टिंग बात है कि हमेशा यही देखते हैं ना कि मतलब और कुछ नहीं, लेकिन ये ख़वातीन जो है ना यार, ये क्यों मतलब घर से बाहर निकल रही है। मुझे याद है, अब साल मुझे याद नहीं है, शायद 2010-2011 की बात थी कि बन्नू में, पूरे ज़िले बन्नू में एक फैमिली पार्क था। अच्छा, फैमिली पार्क आपको पता है पाकिस्तान का में मतलब होता है विमेंस ओनली, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसको बंद करवा दिया क्योंकि वहाँ पर सारे हमारे JUI के भाई निकले, सारे मतलब लोग निकले रोडों पर कि जी यहाँ पर गैर शरई हरकतें हो रही हैं। लोगों ने पूछा कि यार एक ही जगह है जहाँ पर ख़वातीन आके थोड़ा सा आराम से बैठ सकती हैं, आप कहीं और तो नहीं जाने देते नहीं है, तो ये भी बंद करें। लेकिन वहाँ पर बदकिस्मती से इतने मुजाहरे हुए, प्रेस क्लब के सामने रोड बंद किए गए वगैरह वगैरह, कि इंतज़ामिया ने कहा कि नहीं सर, मेरा ख्याल है कि इस पार्क को हम बंद ही कर देते हैं। तो वहाँ पर उलेमा का ये भी कहना था कि जी देखें, मतलब हमें ख़वातीन के हकूक़ के साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो कहीं बाहर निकलें। तो मतलब, और ये हमेशा ये आ जाता है कि जी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाएगी। हाँ, वो तो खुद ही आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे भी इनको कहना था कि जी कि वो सिक्योरिटी जो है वो हमें सही से प्रोवाइड करनी है। हाँ। लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात है कि डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो एडमेंट हैं, वो कह रहे हैं कि हम 2 दिन के अंदर मुतबादिल जगह प्रोवाइड करेंगे। अगर हुकूमत फाइट बैक करे ना इन रुझानात को जो पिछली सदी के हैं, तो पिछली देखिए, पता है मेरा ख्याल है कि ये बेसिकली तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं ना। एक तो लोग इंतहाई फारिग हैं और कोई ढंग का काम आपको मिलता नहीं है, तो हर 2 सेकंड ना कोई इशू लेके आप रोडों पे निकल जाते हैं। और दूसरी बात है कि जो हमारी जो सियासी बटा मजहबी जमातें हैं, वो तो मौका देख रहे होते हैं ना कि किसी तरह हम अपनी पावर दिखाएं, किसी तरह हम अपनी पावर दिखाएं। लेकिन यार TLP भी लगी हुई है, वहां पर वो लगे हुए हैं। हमारे यहाँ एक यूथ बल्ज है, नौजवान इतने सारे हैं, वो तब्दीली चाहते हैं, वो खेल कूद से किसी को क्या नुकसान होता है। सो लेट्स होप कि ये टूर्नामेंट होगा और अच्छे तरीके से होगा, सेफ सिक्योर होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।